बट हम फिर भी प्रभु ने हमारा रिक्वेस्ट सुना है ना। प्रभु मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, इसीलिए मैंने प्रभु को रिक्वेस्ट किया और प्रभु यहाँ आने के लिए 1 घंटे के लिए रेडी हुए। मैं आपको प्रभु से आप सुनेंगे, उससे पहले मैं आपको प्रभु का इंट्रोडक्शन दूंगा। प्रभु ने अपना 10th क्लास जब किया था तो पूरे जोन में प्रभु टॉपर थे और उनको जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने स्पेशली इनवाइट किया था रिपब्लिक डे परेड के लिए। जो रिपब्लिक डे परेड में स्पेशली जो लोग बैठते हैं ना, वो लगभग पूरे देश से लगभग 20-22 लोगों को बुलाते हैं। सो ही वाज वन ऑफ देम। उसका दिन उन्होंने NTSC एग्ज़ाम दिया। NTSC का नाम सुना है आपने? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। उसका लेवल 1 लेवल 2 क्लियर है, उसका स्कॉलरशिप भी मिला। फिर उसके बाद आगे जाके इन्होंने KVPY दिया है ना, वो भी क्लियर किया। उसका फिर इन्होंने IIT JEE का एग्ज़ाम दिया, उसमें इनका ऑल इंडिया रैंक 78 आया। और उसके बाद फिर इन्होंने अपना बीटेक करने के लिए, जैसे कि इतना अच्छा रैंक था, तो IIT मद्रास से इन्होंने अपना बीटेक किया है, वहाँ से सिविल इंजीनियरिंग किया। फिर उसके बाद में MTech भी वहीं से किया है IIT मद्रास से ही, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। और फिर उसका डायरेक्टली प्रभु जी अभी जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि पूरे वर्ल्ड की उसमें 17th रैंक आती पूरे विश्व में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, उसमें भी प्रभु पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें रिसर्च स्कॉलर हैं प्रभु। और ना केवल ऐसा नहीं कि जैसे US में पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा महंगा माना जाता है, लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने पूरी तरीके से प्रभु को फंडेड स्कॉलरशिप दे रखी है। मतलब दे आर गिविंग, उसमें इनको पढ़ाई करने का, रहने का, खाने का, किसी भी चीज़ का कोई खर्चा नहीं रहता, सब कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर कर रही है ना। तो अभी ऑलमोस्ट आखिरी फेजेस में है ना। रिसर्च स्कॉलर आप लोग समझ सकते हैं, हमारे भारतीय भाषा में जैसे PhDs करते हैं हम लोग, है ना, PhDs करते हैं, इस प्रकार से डॉक्टरल प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, रिसर्च फेलोशिप्स होती हैं, वो करें। तो उसके लास्ट फेजेस में हैं, साथ में अभी इंडिया में हैं। और तो हम बहुत सौभाग्यशाली, मैं क्या बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने आप में ऑल इंडिया 78 रैंक, इतनी सारी चीज़ें क्वालिफाइड करना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, तो ये अपने आप में बहुत चीज़ है। तो आज हम ये सीख सकते हैं कि जैसे प्रभु हैं, प्रभु का एक्चुअली इनका पूरा फैमिली डिवोटी है। ये जब 10वीं क्लास में थे तब से प्रभु चैंटिंग कर रहे हैं, इनकी पूरी फैमिली जब ये 10वीं क्लास में थे तब से इनकी पूरा परिवार ही भक्त है। तो कैसे ये इतनी अच्छी चीज़ों पे मुकाम हासिल कर पाए, कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, तो हम सीख सकते हैं। और हम हमारे जीवन में ऐसा क्या करें कि हम भी इस प्रकार के अच्छा कुछ तो कर पाए, हमारे अभी का जो स्तर है उससे तो एक अच्छी जगह पहुंच पाए, है कि नहीं। तो एक बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति हैं, तो इनको बहुत ध्यान से सुनिए, है ना। बहुत प्रैक्टिकल टिप्स बताएंगे आपके करियर से रिलेटेड, उसमें एक एक चीज़ को लिखिए, है ना, और आपके काम आएंगे। ठीक है, चलेगा। तो अभी हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे यहाँ आने के लिए, हमारा इन्विटेशन स्वीकार करने के लिए। एक बार हरे कृष्णा बोलते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, मैं नाम बताना भूल गया प्रभु जी का नाम। जैसे कि हम सभी भगवान के क्या बनना चाहते हैं? सेवक बनना चाहते हैं, भगवान के दास बनना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का सरनेम ही दास है। प्रभु बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो प्रभु का नाम है सुमोन दास, है ना। तो वो उनको पहले से ही टैग मिला हुआ है। तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर कमिंग। यस, सो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रभु 1 घंटे के लिए आए, फिर चले जाएंगे, है ना। तो अच्छे से सुनिए और समझिए। हरे कृष्ण। थोड़ा आगे आप लोग सब थोड़ा आगे जा सकते हैं, आगे चले जाइए। पीछे का लोग आगे आ जाएंगे, पीछे वाले लोग आगे चले जाइए। वो सब बंद क्यों है? राइट शो लाइट शो अरे मोबाइल ठीक है। होस्ट कर दो। इधर हरे कृष्णा इतने से शुरू करें। कीर्तन करो, वो करताल पीछे राजेश को करताल फिर आप बजाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यशोदानन्दन जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपियन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो पहले आप सब अपने नाम बताइए। एक मिनट, 3 चीज़, नाम, क्या पढ़ रहे और आपको जीवन में क्या करना है। My name is Gyan Prakash. I am pursuing BTech Computer Science जय, कहाँ से? from UEC. अच्छा, I am from Varanasi. वाराणसी। और Wanted to be a software engineer. ये आपका जीवन के एम है। वेरी नाइस, नेक्स्ट। My name is Vishal Dote from UEC, BTech first year Electronics and Communication branch. अच्छा, My MJCN is software engineer. फाइनल एम्बिशन। My name is Dipanshu Bhavankar. I am from Sausat Chhindwara, and my ambition is to form ID in the IT sector. My name is Piyush Sharma. I am from Devas. I am pursuing BTech Civil Engineering from UEC, and my aim is to join Air Force. Join Air Force, very good. Myself, Rohan Vishwakarma. I am presently pursuing mechanical engineering. Sir, first year. Yes, yes. Yes. And I want to be a army officer. I'm a opportunity. My name is Naren Singh Karada. I am from Khajureshwar. I am studying class 9. Class 9. अच्छा, Lokmanya Tilak. अच्छा।
stay here? Yeah. मेरा नाम आदर्श मिश्रा है और मैं यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ UEC से, और मेरे जीवन का उद्देश्य एक अच्छा इंजीनियर बनना है। अच्छा इंजीनियर बनना है। My name is Prahad Shukla, BTech first year, and I want to clear UPSC, फर्स्ट ईयर किस में? electrical engineering. मेरा नाम हरिओम है और मैं फिर से? हरिओम हरिओम। अच्छा मैं उज्जैन जिले से ही हूँ। अच्छा भाई। गाँव में बुराड़ी संभाल हूँ और मैं BBA फर्स्ट ईयर में हूँ। ये मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा और मेरा एम है बिजनेस में। ईश्वर मेवाड़ा, मैकेनिकल फर्स्ट ईयर UEC, और मैं IT सेक्टर भी। ठीक है, तो दो चीज़ें जैसे मुझे समझने को आया यहाँ से, एक ऐसे है जिन लोग इंजीनियर बनना चाहते ज़िंदगी में, वही उनका उद्देश्य है। दूसरा जो देश के लिए खून बहना चाहते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, UPSC, राइट। तो हम देखते हैं कि जीवन का बस वर्क जो लाइफ है, जो स्टडीज़, अभी तो आप लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टडी लाइफ नहीं है, तो स्टडी, ठीक है, मेरा वॉइस क्लियर है? तो जो स्टडी लाइफ है, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ योर लाइफ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज व्हाट? बैक टू वर्ड। अभी आप बैक टू वर्ड जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट इज योर टाइम दैट यू स्पेंड। पढ़ाई तो आप 6, 7, 8 घंटे करते हो। रिलेशनशिप, द टाइम यू स्पेंड विथ योर फैमिली मेम्बर, विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कम्युनिटीज़, ठीक है। तो हमारा 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, एक अपने पढ़ाई या वर्क या जो भी बोलते वर्क लाइफ, और दूसरे नहीं ठीक है ना, सुनाई दे रहे आपको? यस जी मैडम। नहीं, बेकार में क्यों आवाज? थोड़ा और जोश से। उल्टा ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे थे अभी तक? एक तरफ पढ़ाई, पर्पस बता रहे So there are 2 spheres of your life. मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बताऊंगा, कभी दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं समझ में नहीं। तो 2 स्पीयर्स होते हैं। एक स्पीयर ऐसे होता है कि हमको फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका भी कुछ इच्छा है, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आपका ये इरादा होता है कि पेरेंट्स ने इतना कि उनको खुश करना है, राइट, वो एक स्पीयर है। रिलेशनशिप, फिर आपके जो दोस्त है, आपकी जो कम्युनिटी है, वहाँ आपका एक रिलेशनशिप होता है। और दूसरा क्या होता है आपका वर्क लाइफ। जो अधिकतर ये देखा जाता है कि दोनों में हम गड़बड़ी कर बैठते हैं, इधर भी उधर भी, राइट, दोनों में गड़बड़ कर बैठते हैं। तो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग, जो इंसान है, जानवर जैसे नहीं है। इंसानों को रेस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। और रेस्पॉन्सिबल मतलब कि आप काम करते वक्त एक स्वरूप और बाकी टाइम एक स्वरूप अलग, ऐसे नहीं, हमेशा जिम्मेदारी होना चाहिए। और ये दोनों लाइफ में हमारा बैलेंस होना चाहिए। इसको बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। क्यों ना, एक बहुत अच्छा है, दूसरा नहीं, ठीक नहीं है, तो विल यू बी पीसफुल? नहीं, दिमाग में हमेशा चलता है, अगर एक पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही, योर रिलेशनशिप्स आर गुड, एवरीथिंग गुड, हंसते खेलते सब चल रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ, सॉरी, इनको फोन करके बोल दीजिए कि 3 बजे का आरती के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे अभी तक कि वर्क और दोनों रिलेशनशिप है ना। अधिकतर क्या करते हैं, हम दोनों में गड़बड़ी कर बैठते हैं,
तो हमको दोनों में जिम्मेदारी संभालना चाहिए, और दोनों एक्चुअली एक ही है लाइफ, हमको अलग अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप अगर बोलेंगे पढ़ाई करने का मन नहीं है, ये कोई बुद्धिमान व्यक्ति का वाक्य है, मनोभावना है? नहीं। अगर आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हो तो उसका इफेक्ट आपका वर्क, आपका फैमिली, सोसाइटी, रिलेशनशिप में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, 100% पड़ेगा। और अगर आप एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो लेकिन यहाँ सब गड़बड़ है तो क्या होगा? इसका प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। अधिकतर देर आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते, तो हमें देखना है कि दोनों चीज बैलेंस पे रहे, ठीक है ना? अभी क्या हुआ? नींद नहीं हुआ ठीक से, तो दो चीज देखना होगा हमको। क्या दो चीज? अभी तक क्या बताया? Work and relationship. So work also should be responsible, relationship also should be responsible, और दोनों का इंटरेक्शन जब ठीक होगा तभी आपका दोनों फील्ड में आप अच्छे से कर सकते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है उसमें से एक मेजर पॉइंट आपका स्पिरिचुअलिटी होता है, कि स्पिरिचुअलिटी होगा तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा और वर्क में भी, पढ़ाई में भी आपका कंसंट्रेशन ठीक रहेगा। तो जनरली आप जब कंपनीज में जाते हो इंटरव्यूज के लिए तो उन 3 चीजें देखते हैं, किसी को पता है? पहले तो आईक्यू देखते हैं, कितना ज्ञानी हो आप, कितना आपको पता है, कितना जो टेस्ट कर रहे, क्वेश्चंस कर रहे, कितना आंसर कर पाते हो, वो तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन क्या होता है ना, कंपनी के जब अंदर जाते हैं बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं लेकिन एक साथ काम करना नहीं जानते, तो बहुत दिक्कत होते हैं। तो आप पहले तो घुस जाओगे, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा प्रोफाइल मिलेगा, उसके बाद कुछ समय के बाद देखेगा ये तो सबसे मिलजुल कर काम नहीं कर सकते, तो he should be kicked out। ये मेटेरियल नेचर है। तो वो आपका आईक्यू का टेस्ट हो गया। आप कंपनी में आओ, जितना भी बुद्धिमान हो, आपको बुद्धिमान, जो ज्यादा बुद्धिमान है उसको तो कंपनी अप्रिशिएट करेगा, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप से काम करना चाहते हो, अपने तरीके से करोगे और किसी का सहारा नहीं लोगे, सपोर्ट नहीं लोगे, किसी का साथ नहीं चलोगे, तो कंपनी क्या प्रगति होगी? नहीं होगी ना। सिमिलरली आपके जीवन में भी आप अकेले कभी नहीं चल सकती, और ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो ये हो गया जो हम मेन बोलते हैं, आईक्यू बोलते हैं इसको, इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट। तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक से पढ़ाई करोगे, समझोगे, आपका जो काम में इंटरेस्ट होगा, जो रुचि होगा, उसके अनुसार आप जैसे काम करोगे, तो ये आपका आईक्यू को मेजर करती है। दूसरी होता है ईक्यू। ईक्यू मतलब इमोशनल कोएफिशिएंट, कि जब दिक्कतें आती है आप कैसे रेस्पॉन्ड करते हो, आप भावुक हो जाते हो, मैच्योरली लेते हो चीज़ों को, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरत होते हैं। आईक्यू बहुत अच्छा रहा, जिंदगी में भी बहुत सिचुएशंस आते हैं और वर्क में भी आते हैं। तो एक्चुअली आप देखेंगे फर्स्ट राउंड हर कंपनी का आईक्यू रहता है, उसमें तो अभी मैं आईआईटी से बोल रहा हूँ 70-80% बच्चे को तो मिल ही जाता है, लेकिन सेकेंड राउंड में 10-15 बच्चे को मिलता है, उसको बोलते हैं HR राउंड। सुना है HR? ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स एक्चुअली ईक्यू है। ईक्यू मतलब इमोशनल कोएफिशिएंट, कि आप अलग अलग सिचुएशंस में कैसे रेस्पॉन्ड करते हो। कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उन लोग पढ़ कर देखते हैं कि ये सिचुएशन में ये ऐसे ऐसे रेस्पॉन्ड करेंगे, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ योर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का आपका बेसिकली यू डोंट ब्रेक डाउन। कुछ मुश्किल सिचुएशन आ गया, आप गुस्से हो गए, चिल्ला विल्ला दिए, काम वाम नहीं के चले गए, कौन सा कंपनी चाहेगा ऐसे? चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो तीसरा वाला जो हर कंपनी का जरूरत है, ये आप जब कंपनी के अंदर जाएंगे वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, उसको अभी कभी कभी हम लोग बोलते हैं SQ, स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट, लेकिन कंपनीज बोलते हैं वैल्यूज, कल्चर एंड इंटीग्रिटी। सब कंपनी के एक रहते हैं आवर कोर वैल्यूज, वैल्यूज, कल्चर एंड इंटीग्रिटी। तो वो क्या होता है कि ये रूल्स है और हम ऐसे फॉलो करेंगे कि अभी जो भी देखें। सोचो जैसे आप कोई भी कॉलेज से आते हो, कोई भी परिवार से आते हो, लेट्स से,
तो जो भी परिवार से आते हो आपको देख कर लगता है अरे वाह इसका मम्मी पापा अच्छा संस्कार दिए इसको, कितना अच्छे परिवार से आया, कितना ये, तो एक ब्रांड कैरी करता है ना। भी सोचे मैं IIT से हूँ, कुछ गड़बड़ करो तो कैसे बोलेंगे लोग? IIT वाला ऐसे होता है और बाकी लोग कैसे होते हैं। तो आपका एक ब्रांड आता है, तो ब्रांड जो है वो वैल्यूज और कल्चर को डिफाइन करता है। तो ये तीनों चीज जरूरत है। एक तो आप अच्छा से पढ़ाई करोगे, उसके बाद जो भी काम करोगे रेस्पॉन्सिबली, तो उसमें आपका क्या डेवलप होगा? IQ, बढ़िया। और दूसरा क्या था? EQ क्या है? तो डेफिनेशन है, क्या है? किस टाइप से रिएक्ट करते सिचुएशन। आप डिफिकल्ट सिचुएशन में देखो, जब सब कुछ अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, डिफिकल्ट सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करते हो, प्रेशर में आप कैसे काम करते हो। कोई भी कंपनी में जाएंगे, जब HR टॉक्स देंगे, उन लोग काफी बार मॉनिटर करते हैं कि इसको ये पोजीशन में दिया, प्रेशर है, डेडलाइंस है, डेडलाइंस के अंदर बिना ब्रेकडाउन करके, बिना गड़बड़ करके टीम को एक साथ लेकर कैसे जाते हैं। जैसे चीटी का स्वभाव देखा है, चीटी लोग एक साथ जुड़े जुड़े कितना टीम वर्क के कारण कंबाइन होकर एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और तीसरा चीज क्या है? वैल्यू फ्यूचर कोएफिशिएंट, या इन अदर वर्ड्स वैल्यूज ऑफ वैल्यूज एंड कल्चर। तो इससे क्या बनता है? आपका ब्रांड नेम बनता है कि ये कंपनी में ऐसे वर्क कल्चर है। सुना है कभी वर्क कल्चर? अरे अमेज़न, अच्छा जितने लोगों को पता नहीं, अमेज़न का वर्क कल्चर बहुत ही खराब है। हेक्टिक नहीं, बहुत ही खराब है। अंदर काम कर, पीपल डोंट वांट टू वर्क देयर, क्योंकि वहाँ का मॉरल वैल्यूज है नहीं वैसे। तो आपको पता चलता है ये कंपनी से काम करता है, कंपनी का ऐसे। सिमिलरली मैं क्या बोला, आप जिस जगह से आते हो, अभी देखिए आप इधर हो, आप बेस में हो, बेस का भी एक ब्रांड है, ये देखो स्पिरिचुअलिटी करता है ऐसे। आप अगर बाहर जाकर कुछ ऐसे चीजें कर, लोग बोलेंगे अरे बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी का करता है कुछ और। तो ये होते हैं आपका ब्रांड चेंज। तो आपको ये तीनों चीज का ध्यान रखना होगा। अभी हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। उधर आप लिखिए, आप उधर है नियरेस्ट, हेल्प करेंगे आप? ठीक है, उधर लिखिए IQ, अच्छा डालिए, वेरी गुड। फिर EQ लिखिए, थोड़ा स्पेस लिखिए, तीन ही तो है ना। हाँ, और तीसरा लिखिए डस्टर है, हाथी डस्टर, कोई कपड़ा नहीं है, यूज करेंगे बाद में, अच्छा नहीं लगेगा ना, हाथी हो जाएगा। लाइए कुछ कपड़ा, वेस्ट कपड़ा, SQ। सबको समझ में आया ये तीन चीजें? अभी आप लोग क्या करोगे, ऑर्डर में यहाँ से शुरू करते हैं। आप बोलोगे एक ऐसी चीज जो जरूरत है हमारे IQ को डेवलप करने के लिए, EQ को और SQ को। पहले IQ से स्टार्ट करते हैं, आप बताइए। तो सब पढ़ेंगे ना, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, हाउ विल यू डेवलप योर IQ। देखिए ऐसा है कि ना, कभी हमारे अंदर बुद्धि कैपेबिलिटी होता है, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, वी डोंट एक्सप्रेस इट, पोटेंशियल को ग्रैब नहीं कर पाते। क्यों? हमारे पास वो मोटिवेशन नहीं है, वो सपोर्ट नहीं है, तरीका गलत है, इनएफिशिएंट है, राइट। एक तो हमने डिस्कस किया जनरल कि योर स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स बोथ IQ एंड EQ। क्यों? IQ में आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा, so you will grasp easily। EQ की आपको सिखाता है how you deals with, how we deal with pressure situations, problems, dangers। तो आप अभी देखते हैं, आपसे देखते हैं आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है। IQ को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? तो जी आपका पढ़ाई में आप कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं, लेट्स बी वेरी क्लियर कि आप जो पढ़ रहे हैं, ओके IQ में डिस्कस ही नहीं करते, हाई टॉपिक हो गया, ऊपर एक लाइन डाल दो, आप अपने पढ़ाई अच्छा से कैसे कर सकते हैं, लेट्स पुट इट लाइक दिस। सीनियर से
सीनियर से बातचीत करके उनसे नॉलेज लेके कि कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। सीनियर से गाइडेंस। हाँ, सीनियर से guidance। अच्छा, सीनियर से गाइडेंस, लेकिन वो गलत गाइड कर दिया तो हम बहुत से लोगों से बात कर सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए उनकी बात में। कौन सा सीनियर से गाइडेंस लेंगे? जो उसमें उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। अच्छा, एक्सपर्ट गाइडेंस आईक्यू में। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, इंटरेक्टिव चलेगा। जो भी पढ़ते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन पढ़े हैं पहले तो। कैसे? कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल की डिस्ट्रैक्ट इजीली डिस्ट्रैक्ट ना हो। कैसे? जिसके मोबाइल पे यूट्यूब पे कोई क्लास वगैरह कर रहे हैं तो उससे कोई और वीडियो ना देखने लग जाए, या फिर लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आ रहा है व्हाट्सएप पे तो बेसिकली आप टर्न ऑफ कर देंगे डिस्ट्रैक्शंस को। अच्छा, वो तो काम ही नहीं कर रहे, छोड़ो। ठीक है, आप अपने नोट्स में लिखो ये, छोड़ो। क्या करें? हाँ बताइए, दूसरी क्या चीज़ है? हाँ, तो हमने क्या डिस्कस किया? पहला चीज क्या है? एक्सपर्ट गाइडेंस। वेरी गुड, नेक्स्ट। अभी मैं जो पॉइंट को आप लोग को सब आता है, मैं आपसे उभार रहा हूँ मेन पॉइंट, तो ताकि शॉर्ट और प्रिसाइज हो। नहीं, उसको अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। वेरी गुड। आप मतलब अच्छी आदतें डेवलप करके हम मतलब सुबह उठने की हो गई, हम अपना शेड्यूल बना लें कि हमें इस टाइम ये काम करना है। ओके, एक पॉइंट पर्पस शेड्यूलिंग। ठीक है, शेड्यूल मतलब प्लान। बिना प्लान के प्लानिंग करना, कभी भी कुछ भी कर रहे चल रहे ऐसे तो फोकस नहीं होगा। ओके, फोकस्ड प्लानिंग लिखिए आप। ऑलवेज एक्सपेरिमेंट करके कोई भी चीज़ जो पढ़े हैं उसे प्रैक्टिकल अगर किया जाए ज़्यादा समय तक याद रहेगा। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा होगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं इसको। मतलब एक्सपीरियंस से सीखना। वो एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट हो सकता है, अलग चीज़ हो सकता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको तीनों में ये काम में आएगा, EQ में भी, कि बाकी लोगों का कैसे एक्सपीरियंस था, इमोशनल, आप उससे देखकर आपको सीखना। ठीक है, डालिए। टेक स्मॉल स्टेप। जैसे एक साथ ही सब कुछ करने का ट्राई नहीं करना है, उसे पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करना है, फिर स्मॉल स्टेप लेना वो है। प्लानिंग में आ जाएगा। प्लानिंग में एक्सपीरियंशियल लर्निंग लिखिए। ठीक है, अभी हम EQ में जाते हैं। ठीक है, ये डिस्कस कर सकते हैं, वी कैन गो ऑन डिस्कसिंग। अभी EQ में जाते हैं। एक मेन चीज तो आपने बोले ही नहीं, टाइम मैनेजमेंट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। देखो, एक तो आपने शेड्यूल बनाया और दूसरा आपने फॉलो नहीं किया। शेड्यूल बनाते सब फॉलो कितने करते हैं, राइट? तो आपका जब टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छा होगा तब ऑटोमेटिकली आपका जो शेड्यूल है वो फॉलो हो जाएगा। ठीक है, लाइक इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा 5-10 मिनट लास्ट की तरफ। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद EQ। EQ में मतलब फैमिली में कैसे पेरेंट्स डील कर रहे हैं सिचुएशंस को, उनको देख के सीख सकते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंसेस। लेकिन आप जब डिफिकल्ट सिचुएशंस में होंगे, अभी सब आपका अच्छा चल रहा है, ठीक है, अभी आपके जिंदगी में बहुत दिक्कत आ गया, उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो हाउ विल यू लर्न फ्रॉम दैट? मींस कैसे उसको आप इम्प्रूव करें? पहले तो मतलब प्रॉब्लम क्या है वो पूरी प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करूँगा। वो तो सडन आएगा ना, सडन आ जाता है ना। हाँ, तो मतलब पहले थोड़ी देर मतलब वैसे बैठूंगा, समझूंगा कि क्या मतलब दिक्कत कहाँ से हो रही, कैसे हो रही, तो फिर उसका अच्छा, तो यू नीड अ कूल माइंड, पीसफुल माइंड टू फर्स्ट गॉज द सिचुएशन, मतलब सिचुएशन को गहरी अर्थ में समझना। एक्चुअली देखिए, क्लियर कूल माइंड टू गॉज द सिचुएशन। एक्चुअली स्पिरिचुअल चीजें में भी ना कभी हमारी दिक्कत चलती रहती है, स्पिरिचुअल लाइफ, रिलेशंस, तो उसमें सबसे अच्छा चीज होता है कि हम एक बैक सीट ले,
कि वी डोंट गो अहेड, सब चल रहे जिंदगी जैसे चल रहे, उससे रोके, पीछे आए, सोचे कि हमने क्या गलत कर रहे हो, क्यों ये दिक्कतें हो रही है, बैठकर पहले समझे। ये आपका पढ़ाई हो, आपका रिलेशनशिप्स हो, आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो, हर जगह इसकी बहुत जरूरत है। नहीं तो ऐसे गाड़ी चलते रहते लगता है सब अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो कभी ज्यादा, जब तक ज्यादा ना बिगड़े उसके पहले आपको रोककर सोचना चाहिए। एक्चुअली उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट में कॉन्टेम्पलेटिव स्टडी, कॉन्टेम्पलेशन करते हैं ना, मनन, जिसको मनन बोलते हैं, राइट। आप रुक जाइए, मनन कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट एसक्यू और इसमें वीडियो में समझ में नहीं आया तो क्या बोलते हैं इमोशनल। आपका भी तबीयत खराब है, ठीक है, आपको कुछ काम करना है, उसका डेडलाइन है, आपको करना ही है, चारों तरफ से आपको प्रेशर है, ठीक है, आपका सर भी दुख रहा है और आप ठीक से कर भी नहीं पा रहे, उस साइड से आपको गालियाँ डोज भी पड़ रहे हैं और इस साइड से इन लोग भी सब तंग हुए हैं, वहाँ से पेरेंट्स भी आपको बोल रहे हैं क्या चल रहा है, उस सिचुएशन को हैंडल करना। आपके इमोशंस, आपका भावनाएं कैसे काम करती है। और एक उदाहरण देते हैं, आप एक जगह में हो जिससे आपको इंद्रिय तृप्ति करने की बहुत इच्छा हो रही है। हम दो एक्सट्रीम का एग्जांपल दे रहे हैं। एक एक्सट्रीम का एग्जांपल दिए कि आप चारों तरफ से बंधे हुए हो और आपका पिटाई चल रही है, आप उसको कैसे हैंडल करें। दूसरे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको आज मस्ती के मूड में हो, बाहर गए हो, आपको ऐसे संगति मिल रहा है, बोले चलो दारू पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, योसिक संग करते हैं, और आपको इंद्रिय एकदम खींच रही है, आप कैसे कंट्रोल करोगे इमोशंस। आपके काम, क्रोध, लोभ, या आपके सामने इधर 100 रसगुल्ला है, आपका पेट भर गया, फिर भी आपको खाने की इच्छा हो रही है, आपको पता है इससे ज्यादा खाओ तो टॉयलेट में बैठना होगा कल पूरा दिन, फिर भी आप घुस घुस कर खिला रहे हो। तो ये सब क्या होता है ना, आपका काम, क्रोध, लोभ, हाँ, किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, ये सब जो इमोशंस है उसको आप कैसे कंट्रोल करते हो डिफिकल्ट सिचुएशन में। आप जितना भी बड़े आदमी देखिए जो भी सक्सेसफुल बने हैं, दे हैव कंट्रोल दिस। बस बुद्धि, एक्सपर्टीज होने से कुछ नहीं होता है। आप जो भी फील्ड देखो, क्रिकेट देखो, स्पोर्ट्स देखो, बिल गेट्स देखो, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी फील्ड ले लो, सॉफ्टवेयर, आर्मी, जहाँ भी लो, अगर आपने इमोशनली क्लियर नहीं है ना, तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। So you have to be emotionally very clear. By meditation. Okay, you can write by meditation. But by meditation how? From chanting Hare Krishna. Okay, you chant Hare Krishna. Then when you get these situations, what you do? देखो, थियरी में हम बहुत बोलते हैं, हमको प्रैक्टिकल इस चीज़ों को लेना चाहिए, सब थियोरेटिकल में नहीं होना चाहिए। एक चीज बोल सकते हो, उस समय में हम प्रार्थना और बढ़ा दें, राइट। आवर पर्पस ऑफ चैंटिंग और वॉट एवर यू आर डूइंग इज, जब डिफिकल्ट सिचुएशन है तब काम आए। अगर सिचुएशन डिफिकल्ट हो और आप भूल गए भगवान को, बाकी समय कर रहे तो क्या फायदा। अच्छे टाइम में तो भगवान को याद ही कर दोगे, बुरे समय में करोगे। सो दैट इज द टेस्ट। हाँ, अच्छा पॉइंट है, तो आप लिख सकते हैं प्रेइंग एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज। लेकिन बस प्रे नहीं करना है, बैठ कर प्रे नहीं करना है, सिचुएशन को टैकल भी करना चाहिए प्रे करते करते, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ? Identify the root cause and will give priority to the more problem that has been caused by the situation. थोड़ा विस्तार से समझाइए। आशा करता हूँ अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आया। पहले रूट कॉज को मैं डिफाइन करूंगा कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, और जो प्रॉब्लम, वो तो इन्होंने ऑलरेडी बता दिया, तो उस प्रायोरिटी दूंगा उस प्रॉब्लम को जो सबसे ज़्यादा
वो लाइफ में दिक्कत कर रही है, कैसे? जैसे ऑफिस स्ट्रक्चर, वर्क से रिलेटेड, या वो तो जरूरी है कैसे मटेरियल लाइफ को फुलफिल करने के लिए, तो नीड्स तो चाहिए बनी। ओके, तो मुझे जो समझ में आया, प्रायोरिटाइजिंग द प्रायोरिटाइजिंग। ओके, तो इससे हम देखते हैं, पहले भी हम बोले एक्सपीरियंशियल लर्निंग, हम देखते हैं कि पहले जितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया उससे क्या लेसन्स लेते हैं। ऐसा हम लोग जो शास्त्र में पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं कि इतने लोगों के साथ ये चीजें हो चुकी है। इधर देखिए ना, इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे भक्तों के साथ, इतने सारे अभक्तों के साथ ये गलतियां हुई है, या भौतिक जगत में ये गलतियां हुई है, और वो गलतियां क्यों हुई है हमें पता है। तो जब हम आए वो गलती हम ना करें, तो उसको सेम एक्सपीरियंसेस बोलते हैं। करेक्ट, कि हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में इसको भी ये दिक्कत थी, इसको भी ये दिक्कत थी, लेकिन इसने अच्छा कर पाया और इसने नहीं कर पाया। तो वो जो सीख है वो लेना है और प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से होगा एक। ठीक है, अच्छा, एसक्यू को कैसे करें, स्पिरिचुअल कोएफिशिएंट? क्यू में हम हर चीज को पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन सिचुएशन वैसे है, आपको अभी इंद्रिय तृप्ति करने की बहुत इच्छा है, आपको पता है आप दारू पीते हुए, सिगरेट पीते हुए अभी पकड़े जाए तो आपका हालत खराब होगा। ये योशित संगीत में कुछ आपके पेरेंट्स है, सब देख लिए तो प्रॉब्लम होगा। कैसे पॉजिटिवली लेंगे उधर उस समय? हम वहाँ पे कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपने, मतलब कंट्रोल पावर को बढ़ाएंगे। वही भाई मेडिटेशन। हाँ, तो जितना कंट्रोल करेंगे उतना ही पेरेंट्स को ट्रस्ट होगा कि ये मतलब वहाँ पे गया है तो वहाँ पे भी मतलब। हाउ विल यू कंट्रोल? आप कंट्रोल करोगे तो कर पाओगे? वहाँ पे मतलब छोड़ेंगे ना फिर उस जगह पे। तो आपका बेसिकली डिटर्मिनेशन इंक्रीज होना चाहिए। वही एसक्यू में डिस्कस करने वाले थे कि एसक्यू के कारण आपका ईक्यू और स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, किसने नहीं बोला? आपने नहीं बोला, कुछ तो बताइए, करने की क्या बात है? मतलब स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। हाँ, फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, जो भी कर रहे हो। जैसे जो भी हम काम करें उसको मतलब डेडिकेशन के साथ करें। डेडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेडिकेशन कब आएगा? जब हमको पूरा कन्विक्शन आए कि यह काम हम क्यों कर रहे हैं। Spiritually, whenever you are doing something, you have to be fully convinced why I am doing. So through spiritual, you can control your emotional and IQ if you are dedicated. और dedication के लिए क्या चाहिए आपको? वाई क्लियर होना चाहिए। हाँ, वाई रोड क्लियर की होना चाहिए। क्या चाहिए? वाई हम कर क्यों रहे हैं? हाँ, कर क्यों रहे, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूस मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन खो बैठता है, उसके लिए आपको एक गाइड चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड चाहिए, गाइड, मेंटर, काउंसलर, टीचर, जो आपको हाथ पकड़कर बताए। वो काफी जरूरत होता है लाइफ में, जिनसे आप दिल खोल सकते हैं, जिनसे आप सरेंडर्ड है। एक होता है टेम्पोरेरी मोटिवेशन, एक परमानेंट। दोनों की जरूरत होती है। हाँ, वो स्तर पे नहीं पहुंच गया हमेशा, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं हमको टेम्परेरी भी मोटिवेशन चाहिए ये स्तर से गुजरने के लिए, लेकिन परमानेंट मोटिवेशन हमेशा के लिए काम करता है। तो आप लिख सकते हैं, और कुछ जल्दी जल्दी एक ही टॉपिक में अटके रहेंगे। गेनिंग नॉलेज फ्रॉम बुक्स। ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट बुक्स? गीता और Okay, you can say knowledge which is already given from scriptures. तो वो knowledge से क्या करेंगे हम? ज्ञान, पंडित बनेंगे। नहीं, तो मतलब कंडीशन में कैसे डील करते थे उनसे सीखेंगे, हर कंडीशन को कैसे डील करते। अच्छा, तो आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कैसे करेंगे? सर, जो उन्होंने मतलब हमको बताया है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उससे हमारे स्पिरिचुअल में भी फायदा होगा और बाकी चीज़ों में भी दोनों चीज़ें। हाँ, तो आप लिखिए नॉलेज फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स एज गाइडेड बाय टीचर, मेंटर, गाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तभी आपको समझ में आएगा ना, नहीं तो आप दिमाग से सोचोगे इसको लगता है ऐसे करना चाहिए। हाँ या ना? आएगा?
नहीं ना, आपको एक गाइड चाहिए जो आपको समझाए कि ये जो भागवतम में है, गीता में है, रामायण में है, महाभारत में है, या इवन जो मटेरियल दुनिया से, भौतिक जगत से भी काफ़ी चीज़ हम सीख सकते हैं, वो सब सही दिशा में कैसे चैनलाइज करना चाहिए। इंग्लिश समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ, सब क्लियर? अच्छा, अभी उसको डाल दीजिए। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया आज, और आप ही लोगों से मैंने उत्तर लिया। मैंने अपने से कुछ बोला क्या? तो आपके अंदर सब है, मैंने बस पोटेंशियल को निकाला ताकि एक स्ट्रीमलाइन हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फोकस स्टडी। आप अभी कभी पढ़ाई भी कर रहे हो ना, आप दोस्तों के साथ ऐसे करोगे तो आपको दिमाग में भी रहेगा। डिस्कशन फोकस्ड। देखो हमने एक एक वर्ड में समराइज कर दिया और हमको पूरा जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया। तो कोई भी पूछेगा तो ये 3 कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट्स? अच्छा, अभी 4 क्वाड्रेंट बनाओ। ये दूसरा है ना, और ये देखिए हमारे लाइफ में 4 तरह का, एक्चुअली 2 तरह का चीज आते हैं। एक है इम्पोर्टेंट, एक है अर्जेंट। करेक्ट? इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। अच्छा, उसके पहले ये टॉपिक को क्या कर रहे हैं आप? क्वाड्रेंट मतलब क्या बताओ? कोऑर्डिनेट मतलब क्या? क्वाड, अच्छा 2-3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। क्वाड मतलब 4 मतलब क्या? 4। हाँ, आप कितना बनाए? सेक्सेंट बना दिया, सेक्सटेंट 6। अच्छा, एक चीज होता है, इधर 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 फोकस। तो मेरा फोन बज रहा है क्या? ठीक है, तो एक चीज होता है ये जो स्पिरिचुअल कोशेंट है, इमोशनल कोशेंट है। कुछ चीजें होते हैं कि हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज है ऑलरेडी बचपन से, सबके अंदर कुछ कुछ गुण है, और दूसरी है कुछ हमारे पास नहीं है लेकिन हमको वो डेवलप करना चाहिए प्रगति के लिए। तो 2 चीजें होती है, एक है जो क्वालिटी हमारे अंदर है, वो तो अंदर है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए कि वो अधपतन की तरह नहीं जाए, अधोगति। हाँ, वो ज्यादा निकृष्ट ना हो जाए और अधम ना हो जाए। जो क्वालिटीज हमारे अंदर है, सोचिए कोई बहुत ईमानदार है, लेकिन भौतिक जगत में ऐसे ऐसे चीजें आती है, अरे ईमानदार होने की क्या फायदा, धीरे धीरे डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, जो तो हमारे अंदर जो क्वालिटीज है उसको क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई शांत स्वभाव का है, अच्छा है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। आप बोलेंगे एसोसिएशन में पड़ जाएंगे, अरे यार क्या तू ऐसे 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 बोलकर आपको पूरा बिगाड़ देगा, अच्छा है क्या? नहीं। और दूसरे हम देखते हैं दूसरों में ये गुण है कि कोई सेल्फलेस है, कोई बताइए कुछ। अब तो आप लोग से ही निकालेंगे चीजें, हम इस साइड से बोलेंगे नहीं कुछ। नहीं, हम पॉजिटिव चीजें दूसरों से, हेल्पिंग नेचर, किसी का हेल्पिंग नेचर है, सेल्फलेस, वो तो डिस्कस किया। तो ऐसे से कुछ क्वालिटीज होते हैं, कोई ऑनेस्ट होता है बहुत, कोई बहुत ट्रूथफुल होता है कि इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बाकी सब दुनिया में हमारा फैला देगा, इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो क्वालिटीज है हमको चाहिए कि हम में भी आए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जिनके पास वो क्वालिटीज है उनको संग करके उनका गुणगान करना चाहिए, उनको प्रेज करना चाहिए। प्रेज मतलब ठीक है, करेंट यार है, करेंट गया ना, जनरेटर है क्या? क्या वो करंट चला गया? एक लाइट पे जले, लाइट डाउन, लाइट लो हो गई, करंट पावर
पावर लो हो गई। ठीक है, क्लियर है कि जिनके पास जो क्वालिटीज है आपको वो उनसे लेना चाहिए। कैसे ना, उनसे अच्छा व्यवहार करके, उनका संग लेकर, उनका अच्छे चीजों को देखना चाहिए। बुराई सब में है, हम बुराई देखते रहे तो दुनिया में बुराई